Hi guys, this is Surendra Mittal from Square Commerce Solutions. We are back again with the case laws uploaded by the ICI on website related to Competition Act. We are going to analyze each and every case law and basis for the decision taken in the each and every case laws and what points are relevant for this our exam point of view. Okay, so let's get start with it. So guys, I have also made some summary notes for case laws that you can find on our Telegram channel, provided the link in the description. So let's start with the our curriculum, that is case laws related to Competition Act. So guys, in these case laws, I will tell you everything in my language along with the some specific words that have been taken from case laws. So that will help you to analyze the case law in simpler words. Okay, so believe me, we are not leaving any point in this any case laws. So let's start with the first case laws, which is Mahindra Electric Mobility Limited versus others. So what करने वाला आदमी इस केस में क्या था, द कंप्लेंट ने कंप्लेन करी कि होंडा सेल, वॉक्सवैगन और फिएट, ये तीन कंपनीज हैं, वो अपने जो स्पेयर पार्ट्स है ना, वो ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण वो डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस कर रहे हैं। तो ये केस चल रहा था, और उस केस में जो ये कंपनीज थी, इन कंपनीज ने सीधा क्या करा, उन्होंने सीधा ही उसकी सीसीआई की जुस्टिफिकेशन को चैलेंज कर दिया कि क्या सीसीआई की जुस्टिफिकेशन है। और उन्होंने इवन ये चैलेंज कर दिया कि क्या ये कंपटीशन एक्ट के जो सेक्शंस है, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड ये जो आगे सेक्शन आने वाले हैं, वो सब सेक्शन क्या ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये सब बातें उन्होंने रखी। तो इस केस में चार इश्यूज थे। क्या इश्यूज थे? फर्स्ट ऑफ ऑल इश्यूज था कि क्या सीसीआई ट्रिब्यूनल है जो हम पे ये पेनल्टीज वगैरह लगा रहे हैं? सीसीआई इज नॉट ट्रिब्यूनल, राइट? तो उस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? दिल्ली हाईकोर्ट सेड दैट CCI is not a proper tribunal which provide the judicial powers. Okay, so CCI also provide the administrative experts and also provide the quasi judicial. So CCI की जब हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि भाई सीसीआई कभी कभी एडवाइजरी फंक्शंस भी करता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइजेस देता है या एडवोकेटिंग करता है ना। तो ये सब चीजें तो सीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आती हैं। और दूसरी चीजें, जब क्या होता है कि जब कोई सेक्शन 3, 4, 5 का कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो सीसीआई अपना जुडिशियल पावर्स को यूज करके उनको पेनल्टी भी लगाती है और उन कॉन्ट्रावेंशन में अपने डिसीजन भी सुनाती है। तो उन्होंने रूल करा था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि CCI is not a solely tribunal exercising judicial powers. It has administrative power also and as well as the quasi judicial powers. Okay, तो सेकंड इशू में उन्होंने कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को चैलेंज करा था ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने सब सेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रखा था। सिर्फ एक सेक्शन है 53E, जो कि अपनी बुक में नहीं दिया हुआ, विच इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन कमेटी ऑफ ट्रिब्यूनल। अपन ने बुक में पढ़ा था सिलेक्शन कमेटी ऑफ सीसीआई, बट देर इज ऑल्सो अनदर सेक्शन की सिलेक्शन कमेटी ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो वो सिलेक्शन कमेटी का जो कॉम्पोजिशन दिया हुआ था, तो दिल्ली हाईकोर्ट सेड दैट दिस कॉम्पोजिशन इज नॉट वैलिड। देर वॉज अ रीजन जो कि हमारे बुक में नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर गो थ्रू नहीं जा रहे हैं, बट देर वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन कमेटी का सेक्शन 53। ओके, देन उन्होंने बोला था। अब नेक्स्ट इशू क्या था? नेक्स्ट इशू था रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी ऑफ द एससीआई। अब क्या होता है सीसीआई में, क्या होता है कि अगर किसी सीसीआई के मेंबर को उस किसी प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं लेना है, तो ही कैन गो विथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको उस पर्टिकुलर केस में उसको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। दैट इज रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी। ठीक है, तो उसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा दिया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट सेड दैट लॉ का एक फंडा होता है कि जिस जज ने जो बात सुनी है ना, उसी जज को डिसीजन करने दिया जाए। ठीक है, तो सीसीआई की जो ये रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी थी, तो इसमें क्या बोला दिल्ली हाई कोर्ट ने कि ये बराबर है, अगर किसी को पार्टिसिपेट नहीं करना तो ना करे, उस पर कोई फोर्स नहीं किया जा सकता। बट अगर जो बंदे ने केस सुना था, अगर वही बंदा डिसीजन भी दे रहा है, ठीक है, देन रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी इज प्रॉपरली करेक्ट। बट अगर उस रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी की वजह से किसी पर्टिकुलर पार्टी को कुछ प्रिजुडाइज हुआ है, और वो बोलता है कि भाई इस ये जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी थी, इसकी वजह से मेरे साथ गलत हुआ है, देन दैट रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी विल कम इनटू द पिक्चर एंड उसको बोल दिया जाएगा कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि रिवॉल्विंग डोर इज कॉन्स्टिट्यूशनल अनलेस किसी पार्टी को कुछ प्रिजुडाइज हो रहा है उसकी वजह से। ओके, देन फोर्थ क्या था कि क्या सीसीआई अपनी पावर्स को एक्सपेंड कर सकती है? हमने पढ़ा था जब हम इंक्वायरी के सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन 19 है ना, राइट? सेक्शन 19, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले सीसीआई अपना प्राइमा फेसी एक ओपिनियन बनाता है, फिर उसके बाद
नोटिस दिया जाता है, फिर डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन करता है, और उसके बाद फिर प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है। तो ये बोला गया कि क्या जो सीसीआई ने प्राइमा फेसी डिसीजन लिया है उसके बेसिस पे ही पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी? नहीं, सीसीआई के पास जब प्राइमा फेसी जब वो ओपिनियन बनाता है ना, तो पूरी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, वो तो एक प्राइमा फेसी ओपिनियन होता है। तो उसके बाद अगर सीसीआई को कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ और बातें मिलती हैं, तो उसके बेसिस पे वो अपनी इंक्वायरी को एक्सपेंड कर सकता है। ये डिसीजन आया था इस केस में। तो ये केस ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्शंस की वैलिडिटी इनवैलिडिटी बात करी है, तो ये केस लो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। we'll move to the next. ओके, देन हाँ, हमने जो केस लॉग्स की समरी बनाई है, मैं उसमें आपको समरी में हमने कैसे पॉइंट कलेक्ट करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो इससे समराइज हो जाएगा पूरा केस लॉग। तो फर्स्ट केस लॉ था, फर्स्ट केस लॉज में हमने 4 पॉइंट बनाए हैं। सीसीआई इज नॉट अ ट्रिब्यूनल सोली डिस्चार्जिंग जुडिशियल पावर, इट इज पार्शली एडमिन एंड क्वासी जुडिशियल। ठीक है, इस पे ये एमसीक्यू बन सकता है। then सारे CC sections are valid except section 53 which is selection committee for appellate tribunal. Okay, then third revolving door policies, वो बोलते हैं कि which permits member to participate or desist at will in the meeting। तो उनकी मर्जी से अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो नहीं करें, फोर्स नहीं है। तो वो इनवैलिड नहीं होगा अनलेस किसी पार्टी को उसने प्रेजुडिशियली अफेक्ट किया है। फोर्थ, सीसीआई पावर इंक्लूड्स पावर टू एक्सपेंड इंक्वायरी। ओके, तो ये भी इनके पास पावर है, प्राइमा फेसी जो हमने बनाया उससे एक्सपेंड किया जाता है। सो नेक्स्ट केस लो इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस फास्टवे ट्रांसमिशन। वहां पे एक क्या था, न्यूज चैनल था, डे एंड नाइट न्यूज, और जो जैसे जैसे टाटा स्काई हो गया वैसे एक फास्टवे ग्रुप भी है। ठीक है, तो जो कि उन ब्रॉडकास्टर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपने चैनल्स को कस्टमर तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो फास्टवे ग्रुप, तो फास्टवे ग्रुप के अंदर कुछ एमएसओ मतलब उनके जो ऑपरेटर्स होते हैं ना वो थे। तो अभी इनका क्या था, इनका कॉन्ट्रैक्ट था डीएनए और ऑपरेटर का, कि भाई आप ये लोग एमएसओ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेंगे डीएनए को अपना चैनल चलाने के लिए। अब क्या हुआ कि इन्होंने फास्टवे ग्रुप, ये सब फास्टवे ग्रुप के लोग थे। ठीक है, अब फास्टवे ग्रुप ने क्या करा, फास्टवे ग्रुप ने उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया। क्यों? उन्होंने बोला कि भाई आपके चैनल की टीआरपी अच्छी नहीं आ रही, तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं और हम आपके चैनल को भी नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, डेली एंड नाइट न्यूज ने सीसीआई के पास चला गया, सीसीआई के पास चला गया कि बोला कि ये जो फास्टवे ग्रुप है वो अपना डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहा है, और उसका मिसयूज करते हुए हमें मार्केट एक्सेस नहीं करने दे रहा, डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस कर रहा है यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। ओके, देन फिर इस पे क्या हुआ था कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ, कॉम्पैक्ट के पास गया। ठीक है, सबसे पहले सीसीआई ने बोला कि हाँ हाँ ये डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस कर रहा है और रिव्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है, तो उन्होंने पेनल्टी वेनल्टी लगा दी थी, ये पेनल्टी लगा दी थी। अब क्या हुआ, जब पेनल्टी लगा दी तो फास्टवे ग्रुप गया कंपनी अपीलेट, ये जो कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल था, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गया, तो वहां पे पता उसने बोला कि भाई ये जो एमएसओज हैं वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो एक ये फास्टवे ग्रुप है वो ग्रुप तो है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन एक्ट। ठीक है, और ये डोमिनेंट पोजीशन में भी है। रिलेवेंट मार्केट क्या थी इनकी, पंजाब चंडीगढ़। अब जो फास्टवे ग्रुप था ना वो पंजाब और चंडीगढ़ में 85% मार्केट को कवर करता था। मतलब पंजाब और चंडीगढ़ में 85% जो सब्सक्राइबर थे वो फास्टवे ग्रुप चैनल का यूज करते थे, टाटा स्काई वगैरह नहीं यूज करते थे। तो 85% का जब मार्केट शेयर है आपके पास, तो आप डोमिनेंट पोजीशन में तो हो। तो अब कॉम्पैक्ट ने बोला कि हाँ भाई डोमिनेंट पोजीशन में तो था। ठीक है, तो ये फास्टवे ग्रुप डोमिनेंट पोजीशन पर, उन्होंने बोला कि जो एमएसओज हैं, ठीक है, ये एक सेम पोजीशन में नहीं थे। तो जो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या बोला, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बोला कि वहां पे कोई कंपटीटर नहीं थे, जो एमएसओज थे और जो चैनल था ये दोनों कंपटीटर नहीं थे, ये तो डिफरेंट लेवल पे थे। मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे थे जो एमएसओज थे चैनल को, तो दे आर नॉट कंपटीटर। तो उन्होंने बोला कि ये डिनाइल ऑफ मार्केट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ये कंपटीटर नहीं है। अगर कंपटीटर ने कंप्यूटर को मना किया तो तभी डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस कहते हैं, ऐसा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बोला था। बट अब जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या करा, ऐसा बोल के बोला कि भाई यहाँ पे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो अब सीसीआई उस ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो डिसाइडेड है कि ये डोमिनेंट पोजीशन में तो है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज इस पे मैटर नहीं करता कि आप कंपटीटर हो या नहीं हो, आप कंपटीटर हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कंपटीटर हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करा है तो आप कंपटीशन एक्ट में कॉन्ट्रामिशन किया है आपने। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि डजंट मैटर इस, उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीटर्स। तो ये हो सकता है कि डिफरेंट लेवल वाले जो लोग हैं उनमें भी हो जाए। ठीक है, तो कंपटीटर्स में होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये कहीं भी कंपनी अपने जो
कंपटीशन एक्ट में भी कहीं नहीं लिखा कि डिनाइल ऑफ मार्केट शुड बी फॉर कंपटीटर्स। डिनाइल ऑफ मार्केट किसी को भी हो, ठीक है। अभी जो ये फास्टवे ग्रुप था उसने उसको चैनल चलाने नहीं दिया, तो चैनल लोगों तक नहीं पहुंच पाया ना, तो डिनाइल ऑफ मार्केट एक्ट किया उसने। बट और कैसे, उसका अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन करके, क्योंकि 85% का जो मार्केट शेयर था रेलिवेंट मार्केट में। तो ये था इस केस लॉ का मेन पॉइंट जो हम समरी में पढ़ेंगे क्या है। देखो सेकंड केस लॉ का मेन पॉइंट क्या था, वंस एग्जिस्टेंस ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज प्रूव ना, अगर ये प्रूव हो गया कि आपने डोमिनेंट पोजीशन में हो, ठीक है, देन और आपने डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस करा है, देन डजंट मैटर इट इज ड्यू टू कंपटीटर और नॉट, ठीक है, चाहे आप कंपटीटर के साथ करो और बिना कंपटीटर के साथ करो, ये रिलेवेंट नहीं है। अगर आपने डिनाइल ऑफ मार्केट किया, एक्सेस किया है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किया है, देन यू आर कॉन्ट्रावेंसिंग द कंपटीशन एक्ट, ठीक है। अब डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस चाहे कंपटीटर के साथ हो चाहे बिना कंपटीटर का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये केस लो था सेकंड। ओके, देन अपन जाएंगे थर्ड केस लो पे, ठीक है। थर्ड केस लो क्या था, राजस्थान सिलेंडर वर्सेस, थर्ड केस लो क्या था, राजस्थान सिलेंडर्स वर्सेस यूआई। इसमें क्या था कि जो ये ऑयल कंपनीज थी, तीन ही ऑयल कंपनीज थी उस टाइम, आईओसीएल, एचपीसीएल और एक और थी, ये तीनों स्टेट ओन्ड कंपनीज थी। ये क्या करती थी, एलपीजी प्रोवाइड कराती हैं। अब एलपीजी के लिए इनको सिलेंडर चाहिए होते हैं, सिलेंडर, ठीक है, कंटेनर्स जिसमें वो एलपीजी फिल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या टेंडर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने टेंडर निकाला, अब टेंडर निकाला तो टेंडर के रिस्पॉन्स में रिप्लाईज आए। अब रिप्लाईज तो जो पैसा उन्होंने बिड किया, ठीक है, अपन ने बिड रिगिंग पढ़ा था कि जब टेंडर निकाला जाता है तो सब मिलके बिड करने लग जाते हैं, तो दैट शुड नॉट बी द केस। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब आईओसीएल ने टेंडर निकाला कि हमें सिलेंडर खरीदने हैं, ठीक है, तो जितने भी सारे बिडर्स थे ना, उन सब ने मतलब सेम बिड लगाई, अराउंड अराउंड, मतलब सेम पैसा ही मांगा कि हम इतना इतना पैसा लेंगे, वो लगभग सेम था। तो क्या हुआ कि फिर इसकी शिकायत हो गई सीसीए के पास कि भाई यहाँ पे तो कार्टेलाइजेशन है और ये लोग बिड रिगिंग कर रहे हैं, मतलब ये बिड को गलत तरीके से टेंडर को इफेक्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, तो सीसीआई ने प्रोब बिठा दी। अब प्रोब बिठाने के बाद प्रोब में सामने आया कि जो 45 एलपीजी सिलेंडर्स वाले थे मैन्युफैक्चर, जो सिलेंडर का बिड लगाया था, वो सब कार्टल था उनका बनाया हुआ, उनकी मिली भगत थी, ठीक है। अब फिर सीसीआई ने पेनल्टी वगैरह इंपोज कर दी। अब पेनल्टी वगैरह इंपोज कर दी तो वो जो सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट के केस के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो केस का डिसीजन दिया था वो फेवर में दिया था किनके, एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चर के। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कुछ बिड रिगिंग नहीं है, कार्टेलाइजेशन नहीं है। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे वो हमारे लिए रिलेवेंट है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देर इज शुड नॉट बी नीड टू बी डायरेक्ट एविडेंस ऑफ कार्टेलाइजेशन। अब आप बोलो कि हमने कार्टेलाइजेशन कर रहा है, ठीक है, तो आप प्रूव करो। अगर सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं कि भाई हमने अगर कार्टेलाइजेशन करा है तो आप प्रूव करो, आप हमारा एग्रीमेंट ला के दो, पर ये एग्रीमेंट तो सीक्रेटली होते हैं ना। अगर ये जरूर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले। तो सुप्रीम कोर्ट का बोलना था कि देयर शुड नॉट बी डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ कार्टेलाइजेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे डायरेक्ट एविडेंस हो। इवन तो अगर उनका एक्ट भी ऐसा है ना, अगर उनका काम भी ऐसा है जिससे लग रहा है कि यार ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, लाइक सेम प्राइस बताना, और हमने वहां पे एक केस पढ़ा था जिसमें अपन बोल रहे थे कि उनका कवर लेटर सेम था, तो इन सब चीजों से पता लगता है, उनके बिहेवियर से पता लगता है कि इन्होंने उनकी मिली भगत है, ठीक है। अगर ऐसा केस भी है तो भी हम ये मान सकते हैं कि वहां पे बिड रिगिंग है। जब ऐसा हम मिल जाता है, हमें पता लगे बिड रिगिंग है, तो सामने वाली पार्टी उसको अगर प्रूव करना चाहे तो प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे बिड रिगिंग नहीं है, ठीक है। सो दैट इज रिबटेबल बाय दी पार्टीज, ठीक है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि ये जो हमने बोला कि सिमिलर प्राइस होते हैं तो वहां पे बिड रिगिंग हो सकती है, बट जरूरी नहीं है ना। उन्होंने बोला कि जो सेम प्राइसेस होना, दैट इज नॉट ओनली ड्यू टू कि उनके अंदर कुछ मिली भगत है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन। अब जैसे मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी है, मार्केट की सिचुएशन को उन्होंने क्या नाम दिया, ओलिजो सोनी, ठीक है। अब ओरिजिको सोनी किस कहाँ पे किसके लिए रेफरेंस किया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे तीन ही बायर हैं, ठीक है, वो तीन बायर के लिए सब बिड कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी है कि उस सिचुएशन की वजह से भी उन लोगों के जो प्राइस है ना वो लगभग सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि उनके प्राइसेस लगभग सेम है तो हम ये बोल दें कि उन्होंने बिड रिगिंग करी है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का बोलना था कि सिमिलर प्राइस में एग्जिस्ट ड्यू टू मार्केट कंडीशन, सिमिलर प्राइसेस आर नॉट नेसेसरली ड्यू टू उनका अंदर का मिली भगत, ठीक है। तो वो मार्केट कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। अगर मार्केट कंडीशन की वजह से सिमिलर प्राइसेस हैं तो वहां पे बिड रिगिंग तो नहीं है। तो ऐसा करके
उन्होंने फेवर में सुनाया था सिलेंडर मैन्युफैक्चर के। तो उन्होंने ये भी बोला था कि सीसीआई फेल हुई है फर्दर इंक्वायरी करने में, सीसीआई को फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए थी, वो प्रूव करना चाहिए था कि क्या वास्तव में वहां पे बिड रिगिंग है क्या। ठीक है, सिर्फ सिमिलर प्राइसेस के बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना कि उन्होंने सिमिलर प्राइस बिड करे तो उनका बिड रिगिंग है, दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, तो इस मामले में उन्होंने एलपीजी सिलेंडर्स वालों को राहत दे दी थी और उनको कोई भी पेनल्टीज वगैरह नहीं लगी थी। दैट वाज द केस इन द केस ऑफ सिलेंडर, राजस्थान सिलेंडर्स। होप आई, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा। क्योंकि देखो इसमें सिर्फ इतना था कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या पॉइंट्स निकाले हैं, अब उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपके केस स्टडी में कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हम उन पॉइंट्स को समझना चाहते हैं कि वो पॉइंट्स क्या थे। लेट्स गेट टू द समरी ऑफ केस थर्ड। थर्ड केस में देखो समरीली पॉइंट यही था कि थर्ड का यही था कि देखो पैरेलल बिहेवियर, उनका बोलना था कि नो नीड ऑफ डायरेक्ट एविडेंस फॉर कार्टेलाइजेशन, बिकॉज जो एग्रीमेंट होते हैं वो एक्सट्रीमली सेक्रेट होते हैं। ठीक है, देन प्रिजम्पशन ऑफ एंटी कम्पिटिटिव इन हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स आर रिबेटेबल बाय पार्टीज। अगर हमने ये मान लिया कि वो मान लो सीसीआई ने बोल दिया कि यार आपका तो एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट था, तो सामने वाली पार्टी अगर ये प्रूव कर दे कि वो नहीं था तो दैट इज फाइन, तो फिर हम ये मान लेंगे नहीं था। अब तीसरा पैरेलल बिहेवियर, मतलब अगर कोई सिमिलर एक्ट करता है ना, दैट इज नॉट नेसेसरी ड्यू टू कार्टलाइजेशन, ये ड्यू टू मार्केट कंडीशन भी हो सकता है, तो उस केस में ये नहीं माना जाएगा कि कुछ भी आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट केस लॉ, फोर्थ केस लॉ। फोर्थ केस लॉ इज उमर जावेद एंड गूगल एलएलसी। ये जो केस था फोर्थ केस लॉ, उसमें क्या था, उमर जावेद ने गूगल पे केस किया। ठीक है, कि गूगल अपना अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है। आप देख रहे होगे आजकल जो फोन आते हैं, एंड्रॉइड फोन्स आते हैं, मोस्टली जो एंड्रॉइड फोन्स आते हैं ना, उनमें गूगल का इनहेरेंट रहता है। आप देखोगे प्ले स्टोर सब उसमें आता है, सब एप्स उसमें आते हैं गूगल के, है ना। और गूगल का उन एंड्रॉइड वालों के साथ ना उनका कुछ अग्रीमेंट रहता है, विच इज कॉल्ड माडा अग्रीमेंट। माडा अग्रीमेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड माडा। ओके, अब अपन पढ़ेंगे क्या था ये केस। तो गूगल इज लीडिंग इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट, क्योंकि ओएस वालों के साथ वो अग्रीमेंट करके, और मोस्टली जो आजकल एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं वो गूगल वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी उसमें क्या था, गूगल प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन सर्विसेज। गूगल के रिलेटेड जो सारे आप देखोगे ना, जो भी एप्स हैं, प्ले स्टोर हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब ऑलरेडी फोन में आते हैं, तो इसको बोलते हैं गूगल मोबाइल सर्विस। ठीक है, अब सीसीआई ने क्या बोला कि वास्तव में एंड्रॉइड फोन में, ठीक है, प्री इंस्टॉल्ड आता है ये सब। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चर हो गए गूगल वाले फोन्स में क्या होता है कि गूगल मैप, गूगल क्रोम, यूट्यूब, ये सब ऑलरेडी अपना फोन में आता है। बट आप इसको अगर सेपरेटली लेने जाओगे तो आपको प्ले स्टोर डाउनलोड करना पड़ेगा। अब प्ले स्टोर कब डाउनलोड कर पाओगे, जब उस एंड्रॉइड मैन्युफैक्चर का गूगल के साथ अग्रीमेंट होगा, तभी आपको प्ले स्टोर मिलेगा। प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर पाओगे और कहीं से आप ये डाउनलोड नहीं कर पाओगे सारे ऐप। तो एक तरह से गूगल इन एप्स को थोप रहा है कंज्यूमर्स पे। ठीक है, और इसके लिए, और जब ये सब राइट्स लेने होते हैं, जब कोई मैन्युफैक्चरर को पता है कि मेरे को मेरे फोन पे यूट्यूब चलाना है, प्ले स्टोर लाना है, तो उसके लिए उसको गूगल के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, विच इज कॉल्ड माडा एंड एंटी फ्रेगमेंटेशन एग्रीमेंट। ये दो एग्रीमेंट एंटर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में उमर जावेद ने बोला कि ये जो एग्रीमेंट्स है ना, दे आर एग्रीमेंट आर एंटी कम्पिटिटिव। ठीक है, और गूगल अपना डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके ये सब गलत काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये, हमने एक बात पढ़ी थी कि हम सबसे पहले देखेंगे रिलेवेंट मार्केट क्या है, क्योंकि हमें अगर डोमिनेंस देखना है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि कौन से मार्केट में देखें। तो सबसे पहले डिसाइड क्या करना है, रिलेवेंट मार्केट। तो रिलेवेंट मार्केट क्या डिसाइड किया, रिलेवेंट मार्केट डिसाइड किया क्या, लाइसेंसेबल स्मार्ट मोबाइल डिवाइस ओएस। क्यों, इसका बोलना था कि यार पूरा हम मोबाइल ही क्यों ले रहे हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट पूरा क्यों नहीं ले रहे। देखो अगर माइक्रोसॉफ्ट और आईओएस की बात करें, ठीक है, वो तो रेडिली अवेलेबल भी नहीं है, नॉट लाइसेंस टू थर्ड पार्टी को दिए भी नहीं जाते। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल जो मेकर्स हैं वो गूगल के साथ अग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, बट आप देखोगे जो आईओएस और विंडोज है, ठीक है, वो किसी के साथ अग्रीमेंट नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो अपने अपनी डिवाइस के अंदर ही उसको डाल के देते हैं, वो किसी और डिवाइस पे नहीं डालते। तो दैट इज अ सेपरेट मार्केट। ठीक है, और बात करी जाए तो अभी भाई लैपटॉप का और मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से बहुत ही डिफरेंट होता है। तो जो अभी रिलेवेंट मार्केट डिसाइड करेगी वो करेगी स्मार्ट मोबाइल डिवाइस ओएस। ठीक है, ऑपरेटिंग एंड्रॉइड वाला। ठीक है, दैट वाज द रिलेवेंट मार्केट। अब अगर उस मार्केट में देखा जाए तो 80% जो इंडिया मोबाइल ओएस मार्केट है ना, वो गूगल ने कवर कर रखी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जितने भी ये एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं ना, उसमें लगभग एंड गूगल है। ठीक है, तो 80% ऑफ इंडिया मार्केट थी ना ओएस की, उसको गूगल ने कवर कर रखा था, तो डोमिनेंट पोजीशन में तो था मार्केट में।
ठीक है, ये बात भी हमने क्लियर कर ली कि वो डोमिनेंट पोजीशन में था। अब हमें देखना है क्या वो अब्यूज कर रहा था कि उस डोमिनेंट पोजीशन को? यस, कर रहा था। कैसे? उसने जब वो माडा अग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, अब माडा अग्रीमेंट क्या करता है, वो बोलता है कि आपको पूरा का पूरा गूगल ऐप का सूट इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्ले स्टोर डाउनलोड करना पड़ेगा, यूट्यूब, जब जिस ऐप में गूगल का एग्रीमेंट होता है ना, तो उसमें आपको प्ले स्टोर भी मिलेगा, यूट्यूब भी मिलेगा, मैप्स भी मिलेगा, गूगल के जितने भी सारे सॉफ्टवेयर हैं वो सारे उसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। ठीक है, और उन सॉफ्टवेयर को अगर आपको अलग से लेना है तो आपको प्ले स्टोर चाहिए, और प्ले स्टोर होने के लिए आपके फोन की जो कंपनी है उसका अग्रीमेंट होना चाहिए गूगल के साथ। ठीक है, तो जो प्री इंस्टॉल करने की जो कंडीशन थी ना, दैट वाज एंटी कम्पिटिटिव। ठीक है, क्योंकि जब पहले से ये प्ले स्टोर वगैरह आ रहे थे तो कुछ नए चीजें इजाद नहीं हो पाई। अगर आप बताओ मेरे को, अगर ये प्ले स्टोर नहीं होता तो कोई ना कोई कंपनी कुछ नया चीज निकालती, ठीक है, ऐसा ही कुछ, तो कंपटीशन होता। बट क्यों गूगल ने ये पहले प्री कंडीशन रख दी कि आज आपको यूट्यूब वगैरह करना है तो प्ले स्टोर चाहिए, तो उसने क्या किया, डिसइंसेंटिवाइज किया द डिवाइस मैन्युफैक्चरर टू वायबल ऑल्टरनेटिव। तो उसने, हमने बात पढ़ी थी कब कब यूज होता है, उसमें से एक पॉइंट था रेस्ट्रिक्टिंग टेक्निकल डेवलपमेंट। तो गूगल ने ना अपनी अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन को करके ना रेस्ट्रिक्ट किया टेक्निकल डेवलपमेंट होने से। ठीक है, तो इसलिए सीसीआई ने डिसाइड किया कि देयर वाज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, दूसरा चीज और क्या बोला कि गूगल ना बहुत सारी एप्लीकेशन को ना टाई अप करता है, टाई इन एग्रीमेंट की बात पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो वो टाई इन करके सबको बेचना चाहता है ताकि कंपटीशन रिमूव होए। अब अगर आपको गूगल का सॉफ्टवेयर लेना तो आपको पूरा सूट डाउनलोड करना पड़ेगा ना। अगर आपको यूट्यूब चाहिए, ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर वो उसको सिर्फ यूट्यूब दे सकते हैं, नहीं, अगर वो यूट्यूब देंगे तो बाकी सब ऐप को भी वो डाउनलोड करके देंगे आपके फोन पे। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, तो टाई इन एग्रीमेंट हो गया, मतलब एक चीज के साथ दूसरी चीज आपको खरीदनी ही पड़ेगी। तो वो चीज था, ये सब एंटी कम्पिटिटिव थे। तो जो गूगल की केस स्टडी थी उसमें गूगल को गलत पाया गया था, अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन पाया गया था। क्यों, क्या क्या चीजें थी, हमने पढ़ा कि भाई गूगल की स्मार्टफोन ओएस मोबाइल में 80% मार्केट कवर करता है, 80 to 85%। ठीक है, और उसका मिसयूज करके उसने क्या करा, ये जो टाई इन एग्रीमेंट्स हो गए कि आपको सारे ऐप साथ में खरीदने पड़ेंगे, दूसरा आपको प्ले स्टोर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये माडा अग्रीमेंट, ये सब जो एग्रीमेंट थे ये एंटी कम्पिटिटिव थे। ये हमारा इस केस लॉ का पूरा पॉइंट था। अब इसको हम समरीली, क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे, क्या क्या पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने हैं, तो हमने सबसे पहले दिमाग में रखना है कि जो मोबाइल ओएस होता है ना वो डिफरेंट होता है फ्रॉम डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्यों? एंड आईओएस एंड विंडोज डिफरेंट होता है एंड्रॉइड ओएस से। क्यों हमने ये बात करी? क्योंकि आईओएस एंड विंडोज रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, देन हैंस रिलेवेंट मार्केट जो रखी थी इसकी स्मार्ट मोबाइल डिवाइस ओएस रखी थी। देन माडा अग्रीमेंट वायलेट करता है सेक्शन 4.2 को ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिंग टेक्निकल डेवलपमेंट। मैंने बोला था कि उसने टेक्निकल डेवलपमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया, इसलिए हम बोलते हैं कि वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में है। ठीक है, ये सब पॉइंट अपने को याद रखने हैं। Okay, so the next case law is fifth case law. This is House of Diagnostic LLP and Assorted Asia Pacific Diagnostic Private Limited. So fifth case law क्या था? इसमें क्या था कि एक डायग्नोस्टिक सेंटर था, हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक एलएलपी विच इज बी कॉल्ड एचओडी। ठीक है, तो उन्होंने एक मशीन खरीदी थी, एमआरआई मशीन फ्रॉम इसोटेट जी स्कैन मशीन। ठीक है, तो अब ये क्या था, ये यूरोपियन कंपनी थी जिससे मशीन खरीदी थी, इंपोर्ट करी थी। ठीक है, तो ये स्टेट ने कैसे करा, इन्होंने एलिगेशन क्या लगाए, जो अपनी डायग्नोस्टिक सेंटर था उसने एलिगेशन लगाए कि हमने जब वो माल खरीदा ना तो उन्होंने अब्यूज ऑफ डोमिनेंस किया है। कैसे? उन्होंने बोला कि जो मशीन हमें सप्लाई की गई, ठीक है, पहले तो हमें मिसलीड किया गया कि वो मशीन जो हमें सप्लाई करी वो न्यू मशीन है, उन्होंने हमें पुरानी भेज दी। दूसरा चीज, उन्होंने हमें बोला कि आपको हर मशीन के लिए एक मैंडेटरी मेंटेनेंस अग्रीमेंट कराना होगा, तो उसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने मेरे साथ ये टाई इन एग्रीमेंट का पार्ट होगा कि जैसे आप अगर मशीन खरीदोगे तो आपको मेंटेनेंस अग्रीमेंट भी लेना पड़ेगा। तीसरा, आफ्टर सेल सर्विस। अभी जो आफ्टर सेल सर्विस जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह है मशीन की, तो वो उन्होंने बोला कि आपको एक पर्टिकुलर वेंडर से ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई वेंडर करके नहीं देगा। तो ये चीजें थी, ये सब चीजें उन्होंने बोला कि ये अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन करके हमारे साथ फोर्सफुली गलत किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर डीजी की उसकी पे इन्वेस्टिगेशन बैठी। ठीक है, तो रेलिवेंट मार्केट, सबसे पहले तो रेलिवेंट मार्केट डिसाइड किया गया। रेलिवेंट मार्केट डिसाइड कैसे होगा? देखो, एक तो था डेडिकेटेड स्टैंडिंग टिटलिंग एमआरआई मशीन इन इंडिया। ठीक है, डेडिकेटिंग स्टैंडिंग टिटलिंग एमआरआई मशीन। पर पहले क्या बोला जा रहा था कि यार इसको क्यों ना, जो रेलिवेंट मार्केट है उसको एमआरआई मशीन रखा जाए, एमआरआई मशीन इन इंडिया। सिर्फ इतना ही क्यों नहीं, डेडिकेटेड स्टैंडिंग टिटलिंग मशीन ही स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक होने की नीड क्या है? तो उन्होंने बोला कि जो नॉर्मल एमआरआई मशीन्स होती हैं और जो स्टैंडिंग टिटलिंग मशीन्स होती हैं, टिटलिंग मतलब जो, मतलब घूम जाती हैं, ठीक है, तो जो नॉर्मल मशीन्स होती हैं उनका जो काम है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। वो बोलते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है ना ये टिल्ट कर सकता है पेशेंट को 90 डिग्रीज पे। ओके, 90 डिग्रीज पे, जो ये वाली मशीन उसने जो खरीदी थी। ठीक है, और जो नॉर्मल एमआरआई मशीन है ना वो ये सब चीज नहीं कर पाती।
तो ये जो प्रोडक्ट है ना ये डिफरेंट है। तो जो रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट है ना वो यही है कि डेडिकेटेड स्टैंडिंग टिटलिंग मशीन, और जियोग्राफिक मार्केट इंडिया। ठीक है, तो और उन्होंने क्या पॉइंट बताया इसको अलग अलग करने का, वो बोलते हैं कि भाई सेम डायग्नोस्टिक सेंटर्स ये दोनों मशीन रखते हैं, नॉर्मल मशीन एमआरआई मशीन और दूसरा टिटलिंग मशीन। दैट मीन्स उन दोनों का जो काम है ना वो डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो इसलिए उनको डिफरेंट रेलेवेंट मार्केट मानना चाहिए। तो इसलिए जो रेलेवेंट मार्केट क्या डिसाइड हुई, डेडिकेटेड स्टैंडिंग टिटलिंग मशीन इन इंडिया। ठीक है, अब अगर इंडिया में देखा जाए तो ये जो टिटलिंग मशीन थी और कोई बेच ही नहीं रहा था, सिर्फ यही कंपनी थी जिसका मार्केट में एक्सेस था। तो एक तरह से जो स्टोर था ना वो बहुत ज्यादा मार्केट शेयर था इंडिया में इस मशीन को। जो टिटलिंग मशीन थी ना ये वाली कंपनी ही पर्टिकुलरली इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही थी। तो इस कंपनी का डोमिनेंट पोजीशन तो था, ये तो डिसाइड हो गया। अब इसने अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किया क्या, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। जब ये चेक किया गया कि उसने अब्यूज करा अपने डोमिनेंट पोजीशन को, यस। क्यों, उसने बोला कि जब आप मशीन खरीदोगे तो मशीन के साथ आपको मैंडेटरी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। ये क्या टाई इन एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्या वो अपने एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को थोप नहीं रहा है कस्टमर पे? क्यों, क्योंकि उसका डोमिनेंट पोजीशन है, उसको पता है कि और किससे मशीन खरीदेगा, मेरे से खरीदेगा, तो मेंटेनेंस एग्रीमेंट भी बेचा उसने साथ में। तो दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, दूसरी चीज, जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, जैसे अभी मशीन है उसके बाद खराब हो गई तो रिपेयर करवानी है, तो उसने बोला कि इसका जो रिपेयर करने का राइट्स है ना वो स्पेसिफिकली किसको है, ये पीडी करके एक वेंडर था। तो उसने बोला सिर्फ आप इसी से करवा सकते हो, अगर और किसी से करवाओगे तो मेरे को मतलब नहीं है, तो फिर मैं मशीन नहीं दूंगा। तो उसको जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह थे वो सब सिर्फ एक ही वेंडर के पास अवेलेबल थे। ठीक है, तो उसने क्या करना चाहा, एक तरह से वो मार्केट में भी डिनाइल कर दिया दूसरे लोगों को, कॉम्पिटिटर्स को। अगर मान लो मेरी मशीन खराब हो गई और मुझे सही करवानी है, अब मेरे को पता है कि सिर्फ वहां पे एक ही बंदा सही करने वाला है, तो वो तो मुंह मांगी रकम लेगा। अगर वहां पे दो रिपेयर वाले होते तो उनमें कंपटीशन होता तो मेरे को तो कम प्राइस में मिल जाता ना। तो वहां पे एंटी कंपिटिटिव चीज हो गई। तो इसलिए उन्होंने बोला कि उसने अब्यूज ऑफ डोमिनेंस करा है, एक तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को मैंडेटरी बेच के, और दूसरा ये जो आफ्टर सेल मार्केट सर्विसेज है वो भी उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करी है। बट यहाँ पे ये तो मतलब डिसीजन आया था नेचुरली, क्योंकि हमने बोला था कि मेजोरिटी पे बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। बट उनमें से जो पूरी ये डिसीजन हो रहा था इन्वेस्टिगेशन में सीसीआई का, उनमें से एक मेंबर था सीसीआई का, चेयरमैन था जो, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री कर रहा था। उसने बोला कि मेरे हिसाब से रेलेवेंट मार्केट क्या होनी चाहिए, एमआरआई मशीन। और अगर एमआरआई मशीन इज द रेलेवेंट मार्केट, तो एमआरआई मशीन तो इंडिया में बहुत लोग बेचते हैं, तो उसकी डोमिनेंट पोजीशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसका केस ही नहीं बनता। तो ये डिसेंटिंग ओपिनियन था, बट ड्यू टू हम मेजोरिटी बेसिस पे ओपिनियन लेते हैं, तो जो ये डिसीजन था वो यही मान्य होगा। ये सिर्फ एक डिसेंटिंग ओपिनियन था कि वो बंदा था वो इन लोगों से डिफर करता था अपने ओपिनियन में। दैट इज ड्यू टू ओनली रिलेवेंट मार्केट। देखो रिलेवेंट मार्केट से कितना इंपैक्ट आ सकता है, अगर हम रिलेवेंट मार्केट एमआरआई मशीन इंडिया ले लेते ना, तो यहाँ पे ये बच जाता ये स्टेट। बट यहाँ पे जब हमने टिटलिंग मशीन इंडिया ली, टिटलिंग एमआरआई मशीन इंडिया, तो उसकी वजह से वो बच नहीं पाया, क्योंकि वो मार्केट बहुत ही छोटी हो गई और उसमें उसका बहुत डोमिनेंस था। ठीक है, तो इसका समरी पढ़ लेते हैं हम इस केस का। देखो ये जो केस था इसमें मेन क्या था कि रिलेवेंट मार्केट जो होगी वो जी स्कैन मशीन एंड नॉर्मल एमआरआई मशीन इज डिफरेंट। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जो जी स्कैन मशीन होती है ना वो तो देखो 90% तक टिल्ट कर सकती है पेशेंट को, बट ये नहीं कर सकती। तो इनका जो काम है ना वो डिफरेंट ही है, तो ये रिलेवेंट मार्केट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। दूसरा, उसने अब्यूज ऑफ डोमिनेशन पोजीशन करा, क्यों, ड्यू टू रीजन क्या क्या थे। एक तो उसने कंपलसरी सीएमसी बेचना चाहा फॉर ईच मशीन, दूसरा एक्सक्लूसिव राइट फॉर स्पेयर पार्ट्स एंड फॉर सेल सर्विसेज, ये तो इसने देयर बाय डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस, तो डिनायल मार्केट एक्सेस करा। अब देखो क्या चीज होता है, अब जैसे ये आपने केस स्टडी पढ़ा, अब केस स्टडी में हमें पता लगा कि अब्यूज ऑफ डोमिनेशन पोजीशन सीसीआई ने कैसे आइडेंटिफाई किया। तो ऐसे ही तुम्हें क्या करेगा, केस स्टडी दे देगा, ठीक है, पेपर में। अब केस स्टडी होगी तो केस स्टडी को पढ़ के हमें पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि उसने अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन करा है। तो ये जो पॉइंट है ना ये आपके काम आएंगे कि भाई अगर वो मैंडेटरी ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो मस्ट बी अब्यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन। तो ये सब चीजें आपके केस स्टडी में काम आने वाली हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट केस लॉ इज ड्राई सेल बैटरीज मार्केट इन इंडिया। ओके, तो ये क्या था, इसमें क्या था कि पैनासोनिक था ना, अभी क्या होता है, एक जिंक कार्बन ड्राई सेल बैटरीज होती है, डीसीबी कहते हैं उनको। ठीक है, अब वो कौन बनाता था, पैनासोनिक बनाता था। ठीक है, अब गोदरेज के पास को मैन्युफैक्चर करने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पैनासोनिक और गोदरेज के बीच में। पैनासोनिक ने बोला कि भाई ठीक है गोदरेज, मैं तेरे को सप्लाई कर दूंगा इन डीसीबीज की। ठीक है, और सारा जो उस पे ब्रांडिंग वगैरह था वो गोदरेज का था, और नीचे लिखा था मैन्युफैक्चर्ड बाय पैनासोनिक। ठीक है, तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कौन करता था, पैनासोनिक करता था, और सारा उसको
पैक वैक करके और गोदरेज को भेज देता था, उसका गोदरेज का नाम लिख के, और गोदरेज आगे इसको सप्लाई करता था। और उनका अग्रीमेंट था म्यूचुअल बेनिफिट एग्रीमेंट, मतलब हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उनका एक तरह से ऐसा अग्रीमेंट था। तो क्या हुआ कि इस पे एलिगेशन क्या लगे कि यार ये जो कर रहा है, उसके बाद क्या हुआ, पैनासोनिक ना प्राइस फिक्सिंग अग्रीमेंट में, किसमें, जैसे पैनासोनिक कंपटीटर कौन थे, एवरीडे और निप्पो, इनके साथ इन्होंने पैनासोनिक, इन तीनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट कर लिया कि हम इतना प्राइस से कम पे बेचेंगे नहीं। ठीक है, अब इन ये सब हुआ तो उसके बाद ना एक लिनेंसी, मैंने आपको पढ़ाया था लिनेंसी प्रोग्राम। उसमें क्या होता था कि अगर कोई कार्टेल है, कार्टेल में से कोई अगर एक बंदा निकल के आ जाता है सीसीआई के पास कि हमने ऐसा ऐसा गलत काम करा है, तो उस पे कम पेनल्टी लग जाती है और बाकी सब पे पेनल्टी खूब लग जाती है। ठीक है, तो वो उसको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि उसने कोऑपरेट करा था सीसीआई के साथ। तो ऐसा ही करा, पैनासोनिक ने ये अग्रीमेंट कर लिया और उसके बाद पैनासोनिक निकल के और सीसीआई के पास चला गया कि हमने ये करा है, और सारा डिस्क्लोज कर दिया मैटर। तो अब सीसीआई ने फिर उस पर प्रोब बिठाई। अब प्रोब बिठाई तो पता लगा कि जो पैनासोनिक था, अब पैनासोनिक ने तो क्या अपने कंपटीटर से अग्रीमेंट कर रखा था, तो उस अग्रीमेंट का यूज करके ना वो गोदरेज से भी हायर प्राइस ले रहा था। गोदरेज को क्या बोलता था कि अभी ना प्राइस बढ़ने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला, तो फिर गोदरेज बोलता ठीक है भाई ऐसा कर, अब जैसे पैनासोनिक ने बोला कि सोनिक है, ठीक है, वो गोदरेज को बोले कि यार आज तो ये 50 रुपए मिल रही है, अब कल जाके 100 रुपए में हो जाएगी। ठीक है, तो गोदरेज ने बोला ठीक है भाई, तू ऐसा कर आज ही मेरे को 70 रुपए के भाव दे दे सारी। ठीक है, तो अब इसने क्या करा, 50 से वो सिर्फ उसको 100 रुपए सिर्फ दिखावा किया, क्योंकि इन तीनों के बीच में अग्रीमेंट था, प्राइस फिक्सिंग अग्रीमेंट, तो वो तो होना नहीं था, बट इसने इस नॉलेज का यूज करके उसको मिसगाइड किया और महंगा सामान बेचा। ठीक है, एक तो उसकी ये गलती थी पैनासोनिक की, तो उसने हायर प्रोक्योरमेंट प्राइस लिया गोदरेज से। ठीक है, इस एग्रीमेंट के बेसिस पे। दूसरा, उन्होंने गोदरेज को भी गिल्टी पाया कि भाई गोदरेज और पैनासोनिक दोनों गिल्टी थे। कैसे, उन्होंने एक म्यूचुअल कंफर्ट क्लोज डाला था पीएसए में, जो इनका डील हुआ था ना गोदरेज और पैनासोनिक का, उसमें म्यूचुअल कंफर्ट क्लोज था। अब म्यूचुअल कंफर्ट क्लोज क्या होता है कि हम एक दूसरे को बीट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से compete नहीं करेंगे, तो ये तो एंटी कंपिटिटिव हुआ ना। बट यहाँ पे क्या बोला कि यार एक तरह से पैनासोनिक क्या कर रहा है, गोदरेज को सामान बेच रहा है, पैनासोनिक गोदरेज को सामान बेच रहा है। ठीक है, तो ये तो सेलर बायर वाली पोजीशन आ गई। ठीक है, ये तो फिर वर्टिकल अग्रीमेंट होना चाहिए, ये तो क्या होना चाहिए, वर्टिकल अग्रीमेंट। बट सीसीआई ने बोला कि यार जो ये आप अग्रीमेंट करा है ना, ये आपने ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे करा है, आप कोई डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं हो, दोनों सेम ही चीज बेच रहे हो जेड सी बी। ओके, जीरो सेल बैटरीज, आप दोनों सेम ही चीज बेच रहे हो। ठीक है, आप आपने प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे करा और आप इंडिपेंडेंट लोग हो। ठीक है, तो ये जो आपका अग्रीमेंट है ना, इसको हम वर्टिकल नहीं मान के हॉरिजॉन्टली मानेंगे, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट ही मानेंगे, क्योंकि आपको डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं हो, आपने सिर्फ उसको ऐसा बना दिया कि आप वर्टिकल अग्रीमेंट में, पर आप वर्टिकल अग्रीमेंट में वैसा होता कि अगर ये इसको वो बैटरीज बनाने का रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा होता, तब अपन बोलते कि एक वर्टिकल अग्रीमेंट हुआ है। बट नहीं, यहाँ पे तो पूरा पूरा का पूरा पूरा बैटरी बना के दे रहा है और वे सिर्फ आगे सप्लाई कर रहा है, तो इसको सीसीआई ने बोला कि इट इज हॉरिजॉन्टल। उसने बोला कि जब आप इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल्स होते हो अंडर द एग्रीमेंट, देयरफॉर अ म्यूचुअल कंफर्ट क्लॉज वाज इनहेरेंटली एंटी कंपीटिटिव। अब जब आप दोनों ही सामान कौन सा बेच रहे हो, जेड सी बी, जीरो सेल बैटरीज, और उसमें आप अग्रीमेंट कर लो कि हम आपस में कंपीट नहीं करेंगे, तो ये तो एंटी कंपीटिटिव एग्रीमेंट हुआ। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम अलाउ नहीं करेंगे, तो इसको एंटी कंपीटिटिव एग्रीमेंट करार दिया गया। अब उसने बोला कि भले ये वर्टिकल एग्रीमेंट है, बट इसको हम हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट मानेंगे, क्योंकि आप ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये बायर सेलर के बीच में तो हुआ है, बट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे हुआ है, कि भले बायर सेलर है बट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे है। वुड बी यूज्ड एज अकिन टू एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिपेंडेंटली ऑपरेटर कंपटीटर। अब ये मतलब भले ही बायर सेलर के बीच है, बट ये ऐसा ही है कि दो कंपटीटर के बीच में ये अग्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको एंटी कम्पिटिटिव अग्रीमेंट माना गया था, क्योंकि आप इससे कंपटीशन को हार्म कर रहे हो। तो इसका हम समरी पढ़ेंगे केस लॉ का। इस केस लॉ में क्या था, देखो, इवन तो पैनासोनिक एंड गोदरेज आर बायर एंड सेलर बट आर इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल्स, भले ही बायर सेलर थे बट इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल्स से, हेंस जो म्यूचुअल कंफर्ट क्लोज था वो एंटी कंपीटिटिव था, क्योंकि कंपटीटर्स के बीच में म्यूचुअल कंफर्ट क्लोज इज एंटी कंपीटिटिव। वो दोनों एक दूसरे बोलेंगे यार हम अपन दोनों कंपीट ही नहीं करेंगे, अपन एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, तो कैसे चलेगा, कंपटीशन नहीं हो पाएगा ना, तो जो कि हमारा बिल्कुल खिलाफ है। दूसरा, एनी एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन ए बायर एंड सेलर ऑन पी टू पी बेसिस। ठीक है, कोई एग्रीमेंट अगर बायर और सेलर के बीच होता है पर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, जैसा ऐसा एग्रीमेंट था, कैन बी कंसीडर्ड एक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। बराबर, ये चीज हमने बात करी। ठीक है, टू द नेक्स्ट केस लॉ, टू द नेक्स्ट केस लॉ, सेवंथ केस लॉ, विच इज एंटरप्राइज सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हुंडई मोटर लिमिटेड। इसमें क्या था,
हुंडई एक जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और उसके कुछ डीलर्स थे, ठीक है। तो हुंडई ने डीलर्स को क्या बोला था कि आपको अगर कुछ कोई स्पेयर पार्ट्स खरीदने हैं तो आपको प्री अप्रूव्ड वेंडर से ही खरीदने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने डीलर्स को बोला कि आपको अगर किसी कंपिटेटिव ब्रांड लाइक हुंडई के जो डीलर्स, अगर उनको मारुति ब्रांड लेना है, उसकी भी डीलरशिप लेनी है, तो आपको पहले हुंडई से कंसेंट लेनी होगी। तीसरा, अगर आप कोई गाड़ी बेच रहे हो तो गाड़ी बेचने में आप एक मैक्सिमम इतना ही डिस्काउंट दे सकते हो। लाइक 1 लाख रुपए गाड़ी है तो आप उसको 90,000 से नीचे नहीं बेचोगे। ये चीजें अग्रीमेंट में डाली गई थी। तो उनपे फिर एलिगेशन लगा कि यार ये तो जो है ना गलत इस्तेमाल कर रहा है, हुंडई एंटी कम्पिटिटिव चीजें कर रहा है अपनी पोजीशन का यूज करके, ठीक है। तो फिर उस पे क्या एलिगेशन लगे, उस पे एलिगेशन लगे कि भाई जो पैसेंजर्स खरीदने आते हैं ना गाड़ी, तो उनको सीएनजी किट एंड लुब्रिकेंट एंड ऑयल इंश्योरेंस सर्विसेज ये सब साथ में बेचते हैं ये लोग, टाई अप करते हैं, टाई इन अरेंजमेंट का भी उस पे एलिगेशन लगा कि टाई इन अरेंजमेंट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सब था। तब उसके बाद क्या हुआ, जब इस पे एलिगेशन लगे तो प्रोब हुई तो सबसे पहला जो एलिगेशन था वो था एक्सक्लूसिव सप्लाई एंड रिफ्यूजल टू डील का, जिसमें अपन बोल रहे थे कि यार ये लोग जैसे अगर डीलर्स को किसी कंपटीटर से माल खरीदना है तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा हुंडई का, ठीक है। तो सीसीआई ने बोला कि मेयरली बिकॉज डीलर्स को किसी कंपटीटिव ब्रांड की डीलरशिप लेने के लिए कंसेंट लेनी पड़ रही है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड एक्सक्लूसिव सप्लाई, ठीक है। वो सप्लाई तो कर सकता है ना, उसको सप्लाई करने से तो नहीं रोका। अब अगर कोई कंपटीटर ब्रांड है वो क्यों बोलेगा कि आप मेरा ब्रांड ही बेचो और दूसरे का ब्रांड बेचो। तो उन्होंने सिर्फ एक इतना ही कंसेंट रखा है कि आप सिर्फ उस अगर ऐसा आप ऐसा करना चाहते हो तो आप हमसे कंसेंट ले लो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ भी एक्सक्लूसिव सप्लाई या रिफ्यूजल टू डील का केस नहीं है, ठीक है। हुंडई ने कभी भी नहीं बोला कि आपको कि आप ये गाड़ी मत बेचो। उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, विच इज प्रोटेक्टिव राइट्स, ओके। अब अगर आप देखो हुंडई का कोई शोरूम और वो भी मारुति की कार बेच रहा हो तो गलत नहीं हो जाएगा कैसे? तो इसलिए इसको कहीं भी हुंडई को गलत नहीं पाया गया। दूसरी चीज जो एलिगेशन लगाए गए थे कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, टाई इन अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये लोग कस्टमर्स को सीएनजी किट वगैरह फोर्स करते हैं खरीदने के लिए। बट ये जब प्रोब करेगी तो पाएगा कि ऐसा कुछ भी फोर्स नहीं किया जा रहा किसी को भी। अगर वो खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं और किसी और वेंडर से भी खरीदना चाहते हो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हुंडई को गलत नहीं पाएगा। तीसरी बात और क्या एलिगेशन लगे थे उस पर कि अब उन्होंने मैक्सिमम डिस्काउंट पे कैप लगा रखा है, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि दिस इज अ काइंड ऑफ रीसेल प्राइस मेंटेनेंस अग्रीमेंट, ठीक है। बट मैंने आपको आपको रीसेल प्राइस मेंटेनेंस की अपने पढ़ी थी, क्या होता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस? होता है कि वो बोलता है कि आपको इतने प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा। कि मैं अगर आपको, जैसे हुंडई है, हुंडई अपने डीलर्स को कार दे रहा है, या आप आगे कस्टमर को बेचोगे, अगर हुंडई बोलता कि आपको ये कार 1 लाख रुपए की ही बेचनी है, आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपए की तो बेचनी है, ठीक है। तो वहां पे तो कंज्यूमर को नुकसान था ना, क्योंकि उसने मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया। बट यहाँ पे हुंडई ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको 1 लाख रुपए की बेचनी है। हुंडई बोला कि आपको बेचनी है ना तो आप बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मैक्सिमम डिस्काउंट डाल सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपए कार है तो वो बोलता है, हुंडई बोलता है कि आप यार मैक्सिमम 90,000 रुपए की बेचना। पर अगर आप 92,000 बेचो, 91,000 बेचो, 95,000 बेचो, 1 लाख रुपए बेचो, वो आपकी मर्जी है। तो हुंडई कहीं भी प्राइस का एक रोक नहीं रहा है कि इसी प्राइस पे बेचना है। वो सिर्फ एक मिनिमम कैप लगा रहा है कि यार आप मिनिमम इतने पे बेचना है, इससे कम पे मत बेचना। तो दैट इज नॉट अ रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ओके। तो वो प्राइस रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का मतलब था कि हम सेल प्राइस को मेंटेन करना चाहते हैं, इतना रखना चाहते हैं। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं था। उसने सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट को बताया था कि इतना मैक्सिमम डिस्काउंट रखो। तो यहाँ पे भी हुंडई को गलत नहीं पाया गया। तो ये तीनों चीजों में हुंडई को क्लियर कट कर दिया। और बाकी उसके आगे तो उन्होंने बोला कि रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रिलेवेंट जियोग्राफी मार्केट कैसे डिसाइड करते हैं, उसके फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे वहां पे, जो मैंने बोला था कि याद नहीं करने, सिर्फ यहाँ से रीड करने, अपने को पता होना चाहिए। जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज, दैट इज रिलेवेंट फॉर रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट को डिसाइड करने के लिए। और बाकी चीजें भी ये जियोग्राफी एरिया वगैरह को डिसाइड करने के लिए। ये रिलेवेंट मार्केट कैसे डिसाइड करते हैं, उसके फैक्टर्स है ना, वो फैक्टर्स ही वहां पे दिए हुए हैं, सिर्फ वही पढ़ने हैं। बाय द, ठीक है। तो दिस वाज द केस। अब इसके समरी पे पढ़ लेते हैं। समरी में क्या था देखो, मेयर कंडीशंस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रायर कंसेंट बिफोर एंटरिंग डीलरशिप फॉर कम्पिटिटिव ब्रांड नॉट अमाउंट टू एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट एंड रिफ्यूजल टू डील। हमने बोला कि हमने सिर्फ कंसेंट मांगी, हमने रोका नहीं आपको बेचने से। तो दैट इज नॉट रिफ्यूजल टू डील और एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट, क्योंकि समटाइम ये प्रोटेक्टिव राइट्स नहीं, ये करना भी पड़ता है नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो में। देन रेस्ट्रिक्टिंग मैक्सिमम डिस्काउंट नॉट लीड्स टू रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। मैंने बात करी, उसने सिर्फ मैक्सिमम डिस्काउंट पे रेस्ट्रिक्ट करा, आपको ऐसा नहीं बोला कि आप इतने में ही बेचो। तो दैट इज मैक्सिमम डिस्काउंट वाला, तो ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरे तो वो एलिगेशन ही गलत थे, ऐसा कुछ भी हुंडई किसी को फोर्स नहीं कर रहा था। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 8, जिसमें था शमशेर कटारिया वर्सेस होंडा सेल कार्स लिमिटेड। तो इसमें जो केस लो है वो दैट इज रिलेटेड टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स
देम इन ओपन मार्केट। अब क्या होता है कि जो ये कंपनीज होती हैं, जैसे मान लो अभी ये होंडा हो गई, ठीक है, मर्सिडीज हो गई, ओके। अब मर्सिडीज की किसी ने कार खरीद ली, पहले तो वो बंदे ने मान लो 1 करोड़ रुपए की कार खरीदी, ठीक है। अब उसके बाद कार हो गई खराब। अब कार हो गई खराब, तो मर्सिडीज ने बोला कि यार हम तो स्पेयर पार्ट्स आपको हमसे ही खरीदना पड़ेगा, हम किसी को बेचते नहीं है स्पेयर पार्ट्स, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है स्पेयर पार्ट्स। तो वापस उस बंदे को जाना किसके पास पड़ेगा? मर्सिडीज के पास। तो मर्सिडीज तो बहुत ज्यादा महंगा देने वाली है। तो अगर यही स्पेयर पार्ट्स मार्केट में किसी और बंदे के पास भी अवेलेबल होते, ठीक है, अगर किसी एक्स बंदे के पास भी अवेलेबल होते, तो ये बंदा इसके पास भी जा सकता था, तो यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होता स्पेयर पार्ट मार्केट में। बट वो अब हो नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो अपने स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वही नहीं है, क्योंकि अपने स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं करा रहे पर्टिकुलर कंपनी के। तो यहाँ पे उन पे एलिगेशन लगा कि जो मोटर व्हीकल वाली कंपनीज हैं, दे आर रेस्ट्रिक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट मार्केट, एंड दैट इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस। ठीक है, तो फिर ये लगा, तो फिर प्रोब हुई, तो उसमें क्या पाया गया? सबसे पहले पाया गया, सबसे पहले देखो, कभी प्रोब होते हैं सबसे पहले डिसाइड क्या होता है, रेलेवेंट मार्केट क्या है। तो रेलेवेंट मार्केट क्या माना इन्होंने? स्पेयर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, स्पेयर पार्ट मार्केट को एक अलग मार्केट माना। ठीक है, अब जो कंपनीज हैं, अब जैसे क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जैसे ये स्पेयर पार्ट मार्केट है, स्पेयर पार्ट मार्केट तो बहुत बड़ी है। अब इसमें बोलता है कि यार जो मर्सिडीज के स्पेयर पार्ट है ना, उसमें मर्सिडीज डोमिनेंट है। होंडा के स्पेयर पार्ट्स हैं, उसमें होंडा डोमिनेंट है। मारुति के स्पेयर पार्ट्स है, उसमें मारुति कंपनी डोमिनेंट है, क्योंकि ये लोग अपने जो स्पेयर पार्ट्स है औरों को प्रोवाइड ही नहीं करा रहे, ये तो खुद बेचते जा रहे हैं। अगर खुद बेच रहे हैं तो वो डोमिनेंट पोजीशन में है। ठीक है, तो ये सब पाया गया। उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि द डीडी कंक्लूड दैट ईच कार मैन्युफैक्चरर इन अ डोमिनेंट पोजीशन इन द सप्लाई ऑफ इट्स स्पेयर पार्ट फॉर इट्स ओन ब्रांड ऑफ कार्स। ठीक है, तो ये बात बोली उन्होंने। देन इन्होंने बोला कि यार जब आप कार बेचते हो ना, तो कार बेचते ही बंदा लॉक हो जाता है। अभी मैंने मर्सिडीज की कार खरीदी और कल को बोलूं कि यार मेरी खराब हो गई कार में, कुछ स्पेयर पार्ट चाहिए, और मैं मारुति का थोड़ी लगा दूंगा, मेरे को तो मर्सिडीज का लगाना पड़ेगा ना, और वो स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये एक तरह से अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ही है ना। अब जिसने कार खरीद ली वो तो फंस गया ना। तो वो चीज हो गई। तो उसके लिए इनको पाया गया कि जो सेलर ऑफ स्पेयर एंड डायग्नोस्टिक टूल है ना, दैट जो कार मैन्युफैक्चरर उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, ऑथराइज डीलर बना रखे अपने। जो कार मैन्युफैक्चरर जो मर्सिडीज है, मर्सिडीज ने ऑथराइज डीलर बना रखे कि भाई इस सिटी में मेरा यही बंदा सही करके देगा आपको मर्सिडीज की कार। तो फिर एक ही बंदा, तो कंपटीशन तो रहा ही नहीं। तो दैट वाज रॉन्ग फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो रहा था, कंपटीशन खत्म होने की वजह से ज्यादा पैसा चार्ज करते थे, और फालतू की कंडीशन लगाई जाती थी कि हम तो यही डालेंगे, इतना पैसा ही चार्ज करेंगे, वो सब चीजें थी, तो वो गलत था। ठीक है, देन ये बोला गया, ये कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे पॉइंट का? ये निकला कि इंडियन कार स्पेयर मार्केट है ना, दैट इज सेपरेट मार्केट फ्रॉम द कार्स। हम उसको कार के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि कार है, कार के जो स्पेयर पार्ट्स हैं तो रेलेवेंट मार्केट इज कार मार्केट, नो। कार मार्केट इज रेलेवेंट मार्केट अलग से, और देन स्पेयर पार्ट मार्केट इज अलग से मार्केट। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांड के ओनर्स थे, उनकी खुद की ब्रांड के लिए डोमिनेंट पोजीशन थी, और उसको वो अब्यूज कर रहे थे बाय रेस्ट्रिक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेयर पार्ट्स। ओके, देन उन्होंने अपना अपना स्पेयर पार्ट मार्केट मोनोपोलाइज कर रखा था। ठीक है, इसका समरी पढ़ लेते हैं अपन। ओके, देन अगर आप समरी में पढ़ोगे तो क्या क्या पॉइंट्स है, देखो। सीसीआई कंक्लूडेड दैट इंडियन स्पेयर पार्ट मार्केट, तो सीसीआई ने क्या कंक्लूड करा कि इंडियन स्पेयर पार्ट मार्केट है ना, दैट इज सेपरेट मार्केट फ्रॉम दी कार्स। ठीक है, कार्स अलग, रेलेवेंट मार्केट, स्पेयर पार्ट मार्केट अलग है। देन कंज्यूमर नॉट एंगेज इन लाइफ टाइम कॉस्टिंग, उसका बोलने का मतलब यही था। लाइफ टाइम कॉस्टिंग और क्लस्टर मार्केट बोलने का ये मतलब था कि भाई जब कंज्यूमर कार खरीदता है ना, तो ये नहीं सोचता कि मुझे स्पेयर पार्ट्स खरीदने हैं साथ में, वो सिर्फ कार खरीदता है। उसके बाद जब उसकी कार खराब हो जाती है, तब वो सोचता है कि यार मेरे को स्पेयर पार्ट मार्केट में भी जाना पड़ेगा। तो दे आर डिफरेंट मार्केट्स ऑल टुगेदर। वरना तो क्या करे, कोई बंदा मर्सिडीज की कार खरीदे तो साथ में कुछ थोड़ा स्पेयर पार्ट भी खरीदता होगा? नहीं खरीदता ना, वो सिर्फ कार खरीदता है। स्पेयर पार्ट मार्केट जब उसकी कार खराब होती है तब खरीदता है। दैट इज बोथ आर डिफरेंट मार्केट, वो एक मार्केट नहीं बोला जा सकता। ठीक है, देन ईच मैन्युफैक्चरर मोनोपोलाइज देयर ब्रांड स्पेयर पार्ट मार्केट।
अब जैसे मर्सिडीज है, मर्सिडीज मर्सिडीज के जो स्पेयर पार्ट की मार्केट है उसको मोनोपोलाइज करती है, तो इसकी वजह से वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहे हैं और ऐसा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ये था पूरा केस लॉ। अब अपन नेक्स्ट केस लॉज पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट केस लॉ क्या था, भारतीय एयरटेल, सीसीआई वर्सेस भारतीय एयरटेल। जब स्टार्टिंग में जियो जियो आया था तो अपन पहले ही बात कर चुके इस मैटर पे कि जब जियो आया था ना तो इनको क्या प्रॉपर नेटवर्क नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा था, क्योंकि तब जियो के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो उसको अगर कॉल सर्विसेज देनी है या इंटरनेट देना है तो उसको कहीं ना कहीं बैंडविड्थ चाहिए, उसकी सिग्नल वेव्स के लिए बैंडविड्थ चाहिए। तो वो किससे डिमांड कर रहा था, एयरटेल, वोडाफोन और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको यूज करने कर रहा था, जो कि परमिशेबल भी है। ठीक है, तो जब इन्होंने उसको प्रॉपरली दिया नहीं, है ना, स्टार्टिंग में देखो जियो के कॉल कट जाते थे बीच में, तो ये सब चीजें क्यों हो रही थी, क्योंकि एयरटेल वोडाफोन वगैरह ना ये लोग इसको प्रॉपरली उसका एक्सेस नहीं दे रहे थे नेटवर्क का खुद के। तो फिर इसने क्या करा, ये सीसीआई के पास चला गया, रिलायंस। रिलायंस सीसीआई के पास जाके बोला कि ये जो जियो है, हम आए हैं, हमारे को ये जो एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, ये सब मिलके ना हमें परेशान किया जा रहा है। हमें प्रॉपरली जो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जिसको बोलते हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे, जिसके लिए हमारी जो सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक कॉल फेलियर वगैरह, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो लोग हैं ये लोग मिलके अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन कर रहे हैं, ये लोग मिलके अपने एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स बना रहे हैं और हमें एंटर नहीं करने दे रहे मार्केट में, टेलीकॉम मार्केट में, तो कंपटीटर को हार्म कर रहे हैं। ये सब बोलना चाह रहे थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास ये मैटर गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने, अब क्या हुआ, जो ये जियो वगैरह, जो वोडाफोन वगैरह एयरटेल वगैरह थे, ये सब चले गए बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, अब बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों चले गए, उन्होंने बोला कि सीसीआई की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। बोले हम तो क्या है, हम टेलीकॉम मार्केट कंपनीज हैं, हमें कौन रूल करता है, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो बोलता है कि ये जो सारा मैटर था ना ये ट्राई को डिसाइड करना चाहिए था रादर देन सीसीआई। ठीक है, ऐसा जाके बोला बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला बराबर बोल रहे हो सर आप बोल रहे हो कि यार टेलीकॉम सेक्टर है उसको तो ट्राई रेगुलेट करता है, तो ये जो डिसीजन सीसीआई ने डिसीजन दिया, सीसीआई ने क्या बोला था कि हाँ ये लोग कार्टलाइज कर के रखा है पूरा और जियो को परेशान करे तो उन पर पेनल्टी वगैरह लगा दी थी। तो बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि टेलीकॉम सेक्टर कौन गवर्न करता है, ट्राई। तो ये जो डिसीजन लेना चाहिए था वहां पे ट्राई को लेना चाहिए था, सीसीआई की तो कुछ जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सीसीआई चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सबसे पहले तो कंपटीशन एक्ट में ये प्रावधान है कि सीसीआई की जुरिस्डिक्शन कोई दूसरा एक्ट उसको नहीं करता, मतलब ओवर रूल करता है, सीसीआई ओवर रूल करता है किसी भी एक्ट को। ठीक है, तो सीसीआई की पावर रहेगी भले ही वो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो ट्राई एक्ट है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट है, तो उन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, हम किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि अगर ट्राई ने मैटर देखा तो सीसीआई के पास पावर नहीं और सीसीआई ने देखा तो ट्राई के पास पावर नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों की जुरिस्डिक्शन रहेगी। तो ट्राई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि ट्राई बीइंग एन एक्सपर्ट रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि ट्राई जो रेगुलेटरी बॉडी है वो टेलीकॉम सेक्टर में एक्सपर्ट है, तो उन्होंने बोला कि जैसे ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज हो गए या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ड का इंटरप्रिटेशन करना है, ये सब चीजें ना टेलीकॉम से रिलेटेड, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ट्राई डिसाइड करेगा, क्योंकि इसकी नॉलेज ट्राई को रहेगी, क्योंकि ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी है, तो उसको पता है कि ये सब चीजें क्या होती हैं। जैसे अभी जियो बोले कि यार मेरे को इन्होंने नेटवर्क नहीं दिया, बट वहीं पे अगर वोडाफोन बोले कि यार हम तो ओब्लाइज ही नहीं है नेटवर्क देने के लिए, तो वहां पे कैसे पता लगेगा कि क्या वो ओब्लाइज थे या नहीं थे, वो कौन डिसाइड करेगा, ट्राई डिसाइड करेगा। बट जब ये सब चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि क्या वास्तव में वो ओब्लाइज था देने के लिए, उसकी उसकी ड्यूटी थी कि उसको नेटवर्क प्रोवाइड करना, जब ये डिसाइड हो गया उसके बाद सीसीआई पावर में आएगा। देन सीसीआई डिसाइड करेगा कि क्या वास्तव में उसने कंपटीशन को इम्पैक्ट करा है, तो कंपटीशन से रिलेटेड कौन देखेगा इशू, सीसीआई। तो इन्होंने क्या बोला, ट्राई बीइंग एन एक्सपर्ट रेगुलेटरी बॉडी गवर्निंग द टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज एंड ऑब्लिगेशंस एंड जो अपने कंसेप्ट होते हैं, टेक्निकल कंसेप्ट होते हैं, उसको डिसाइड करेगा कौन, ट्राई। और उसके बाद वंस दिस जुडिकेशनल एस्पेक्ट्स आर स्टेटेड, जब ये सब बातों का डिसाइड हो गया कि ये सब डिसाइड हो गया, उसके बाद क्या आएगा, सीसीआई आएगा। सीसीआई एक्सरसाइज करेगा अपना जुडिकेशन। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई को अपनी पावर एक्सरसाइज करने से नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसकी पावर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले लेट द ट्राई डिसाइड फर्स्ट, ट्राई को पहले डिसाइड करने दो कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज एंड टेक्निकल इश्यूज, उसके बाद जब वो डिसाइड कर लेगा तब आप अपने हिसाब से कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जुरिस्डिक्शन को वैलिड बताया
और दोनों को ही रिस्पेक्टिव पावर दी जो उनके एक्ट्स देते हैं। ठीक है, तो दैट वाज वेरी गुड केस लॉस, और इम्पोर्टेंट भी लगता है मेरे को, ये कभी भी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये केस लॉस बहुत ही अच्छा था, और ये आगे के केस लॉस में भी इसका रेफरेंस आता है। ठीक है, कि नॉट इवन ट्राई। अब ये तो टेलीकॉम सेक्टर का केस था, बट अगर यही चीज होती किसी और सेक्टर में भी, लाइक फिल्म सेक्टर में होती, और फिल्म सेक्टर में मान लो उसकी रेगुलेटरी बॉडी बोलती है कि यार सीसीआई का जुस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ मैं ही डिसाइड करूं, तो वहां पे भी ये केस एप्लीकेबल होगा कि जो पर्टिकुलर सेक्टर की अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी है ना, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल और टेक्निकल इश्यूज डिसाइड करेगी। अब कंपटीशन से रिलेटेड जो भी इशू है वो सीसीआई ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसका हम समरी पढ़ लेते हैं केस का। क्या, जुडिकेशन ऑफ सीसीआई इज नॉट आउटस्टेड, आउटस्टेड मतलब खत्म नहीं हो जाती, बाय ट्राई एक्ट और अदर सेक्टर रेगुलेटर्स। ओके फाइन। द कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज एंड टेक्निकल इश्यूज, जब ये डिसाइड हो जाएंगे उसके बाद सीसीआई के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी, जुडिकेशन होगी। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई को फॉलो ऑन जुडिकेशन दिया कि पहले ट्राई को डिसाइड कर लेना, फिर आप उसको फॉलो करके कुछ आपका जुडिकेशन डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो ये केस हमेशा और भी सेक्टर रेगुलेटर्स के साथ काम आ सकता है, वहां पे भी ये केस लॉ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट केस लॉ। नेक्स्ट केस लॉ क्या था, हर्षिता चावला वर्सेस व्हाट्सएप। इसमें क्या था, देखो व्हाट्सएप अभी रिसेंटली क्या लेके आया, पेमेंट सर्विसेज ऐप लेके आया। ठीक है, व्हाट्सएप ने क्या बोला कि हम पेमेंट सर्विसेज ऐप भी प्रोवाइड करा रहे हैं, पेमेंट सर्विस वहां से सीधा पेमेंट कर सकते हो आप चैट बॉक्स से। तो अभी हर्षिता चावला करके को बंदी थी, उसने उस पर केस कर दिया कि जो व्हाट्सएप है अपनी एक मार्केट की डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके दूसरे मार्केट में अब्यूज कर रहा है। उसका कहने का मतलब था कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक है ना, ये सोशल मीडिया में बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में। ठीक है, क्योंकि इनका सब्सक्राइबर बेस बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो वो बोला कि इधर तो इनके डोमिनेंट पोजीशन है, अब ये इस अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके दूसरी मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वहां पे कंपटीशन को हार्म करना चाह रहे हैं, ऐसा हर्षिता चावला का बोलना था। ठीक है, और उसने बोला कि फेसबुक को तो आप जानते ही हो, वो तो है ही ऐसी एंटिटी जो दूसरों को एक्वायर करने में विश्वास रखती है। व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया, ये सब चीजें एक्वायर कर लेती है। तो उसने बोला कि ये जो कंपनी है ना, ये क्या कर रही है, अपने डोमिनेंट पोजीशन को यूज कर रही है किसी दूसरी मार्केट में। ये पूरा केस था। अब उसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो रेलिवेंट मार्केट डिसाइड किया गया। रेलिवेंट मार्केट क्या डिसाइड किया गया, ओवर द टॉप मैसेजिंग ऐप। ठीक है, ये पहले डिसाइड किया गया। अब देखो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप ओवर द टॉप मैसेजिंग ऐप है, वो मैसेजिंग ऐप है, वो सोशल मीडिया ऐप नहीं है। अगर सोशल मीडिया, अगर आप फेसबुक और व्हाट्सएप को कंपेयर करो ना, व्हाट्सएप इज अ डिफरेंट थिंग, वो सोशल नेटवर्किंग ऐप है, व्हाट्सएप क्या है, एक मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो हमने पहले सबसे पहले मार्केट क्या डिसाइड की, मार्केट फॉर ओवर द टॉप मैसेजिंग ऐप थ्रू स्मार्टफोन्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमने मार्केट डिसाइड की। अब इस मार्केट में अगर देखें तो व्हाट्सएप तो डोमिनेंट पोजीशन में है ही। आज मैसेजिंग ऐप में सबसे ज्यादा रेलेवेंट मार्केट शेयर किसका है, व्हाट्सएप। कौन यूज कर, हर कोई यूज करता है व्हाट्सएप, कौन यूज नहीं करता। ठीक है, तो सीसीआई ने वो पहले तो रेलेवेंट मार्केट डिसाइड करा, जिसमें कि ये रखा गया कि ओवर द टॉप मैसेजिंग ऐप वाला जो इंडिया में यूज करते हैं वो दैट इज अ रेलेवेंट मार्केट। ठीक है, फिर डिसाइड किया गया कि यार ये मार्केट है, अब इस मार्केट में डोमिनेंट में तो है, पोजीशन में तो है व्हाट्सएप। अब इन्होंने बोला कि यार ये जो उसने एलिगेशन लगाया था ना, उसने एलिगेशन लगाए थे कि ये टाई इन अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्या, ये जो व्हाट्सएप की जो मैसेजिंग सर्विसेज हैं उसके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप पेमेंट सर्विसेज ऐप भी लो। तो सीसीआई ने बोला, ठीक है, सीसीआई ने बोला कि उसके लिए चार कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जब टाइंग को प्रूव करना है तो चार कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या, टाइंग एंड टाइंग प्रोडक्ट आर टू सेपरेट प्रोडक्ट, मैसेजिंग ऐप और पेमेंट सर्विसेज ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन द एंटिटी कंसर्न इज डोमिनेंट इन द मार्केट ऑफ टाइंग प्रोडक्ट। अब टाइंग प्रोडक्ट क्या है, मैसेजिंग ऐप, उसके साथ वो क्या मर्ज करना चाहता है, पेमेंट ऐप। तो अभी देख, मैसेजिंग ऐप में व्हाट्सएप तो डोमिनेंट पोजीशन में था ही, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या थी, द कंज्यूमर हैज नो चॉइस टू बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब टाइम वहां पे अप्लाई होता है जब वो सेलर होता है ना, सेलर बोलता है कि आपको ये दो प्रोडक्ट ही खरीदने पड़ेंगे, अगर आपको खरीदना है तो दोनों खरीदो वरना एक भी नहीं दूंगा। ठीक है, ये वाला मामला हो जाए। तो ऐसे केस में अब देखो, व्हाट्सएप ने कहीं भी आपको नहीं बोला कि आप अगर मेरा मैसेजिंग सर्विसेज यूज कर रहे हो तो आप मेरा पेमेंट सर्विसेज भी यूज करो। उसने बोला दैट इज ऑप्शनल फॉर यू, अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाओगे तभी आपका पेमेंट ऐप चालू होगा, वरना नहीं होगा चालू। ठीक है, तो वहां पे ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि कंज्यूमर के पास चॉइस था कि वो पेमेंट ऐप सर्विसेज भले यूज ना करे पर मैसेजिंग ऐप यूज कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास ऐसा कुछ नहीं था कि फोर्स नहीं था कि कंज्यूमर के भी ये आपको दोनों करना है। तीसरा, फोर्थ कंडीशन क्या फुलफिल होना चाहिए, द टाइम इज कैपेबल ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग फॉर क्लोजिंग इन द मार्केट। ठीक है, तो मतलब उसका बोलना चाह रहा है कि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के पास पावर होनी चाहिए कि अगर आपको पेमेंट सर्विसेज यूज नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो मैसेजिंग ऐप को ही बंद कर देगा।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी पावर नहीं था, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली बोला था कि आप अगर एक चीज भी यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप पे फोर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन, पहली दो कंडीशन फुलफिल हुई, वो डोमिनेंट पोजीशन में था, वो टाइंग और टाइन प्रोडक्ट भी अलग अलग थे, बट वो उसने फोर्स नहीं किया किसी को दोनों प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो यहाँ पे टाई इन अरेंजमेंट की कंडीशन फुलफिल नहीं, और व्हाट्सएप को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो व्हाट्सएप को बोला गया कि ठीक है सर, आपका कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने किसी को फोर्स नहीं किया आपको ये दोनों प्रोडक्ट यूज करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको रूल्ड आउट कर दिया गया, भले उनकी डोमिनेंट पोजीशन थी, बट हमने ये पढ़ा था सेक्शन 4 में कि जरूर डोमिनेंट पोजीशन इज नॉट रॉन्ग, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज रॉन्ग। डोमिनेंट पोजीशन व्हाट्सएप की यहाँ पे थी, बट उसने उसको अब्यूज नहीं करा, इसलिए उस पर ये कंटेंशन लगाना गलत है। इसके हम समरी पढ़ लेते हैं। समरी में हमने बोला है, देखो, तो समरी में हमने क्या बोला है कि कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर मेकिंग टाई अप अरेंजमेंट केस। तो वो चार कंडीशन थी जो टाई अप अरेंजमेंट को फुलफिल करने के लिए चाहिए, उसका रेफरेंस हमने दे दिया 1.16 पेज पे। जब आप पेपर में एग्जाम में जाओगे तो ये समरी लेके जा सकते हो, उसमें रेफरेंस मिल जाएगा आपको। देन पॉजिटिव फॉर व्हाट्सएप, ये जो केस था वो पॉजिटिव था व्हाट्सएप के लिए। नॉट अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन बिकॉज, क्योंकि वो वॉलंटरी इंस्टॉलेशन था, वो उसने किसी को फोर्स नहीं किया था कि आप पेमेंट ऐप भी इंस्टॉल करो, ये सिर्फ आप अगर चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं सी। नॉट एक्सप्लोइटिंग, और किसी को फोर्स नहीं किया कि आप हमारा व्हाट्सएप यूज करो। ठीक है, तो ये सब दो कंडीशन की वजह से उसको बोला गया कि भाई इन्होंने डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज नहीं करा है। ठीक है, ये था इस केस का पूरा समरी। समीर अग्रवाल, समीर अग्रवाल वर्सेस सीसीआई। ठीक है, तो इस केस लॉज को ना अपने को पढ़ने की नीड नहीं है। इस केस लॉज में सिंपल एक ही बात बोली, इस केस लॉ में जो हमें को आंसर दिया है ना, वो सिर्फ इतना ही बोला है कि कौन बंदा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कौन बंदा, हमने सेक्शन 19 पढ़ा था। सेक्शन 19 में जब कॉम्बिनेशन की बात आती थी, तो हम बोलते थे कि कौन कौन बंदा है जो कि अलाउड है, तो उसमें तीन केस होते थे, एदर ऑन मोशन, या फिर एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के केस में भी हम क्या बोलते थे कि या तो वो सीसीआई खुद ऑन मोशन पे कर देगा इंक्वायरी, या कोई बंदा आके इसको बोलेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब वो कर सकता है इंक्वायरी। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो बोलेंगी अगर वो कंप्लेन करेंगी। तो तीन चीजें थी। अब क्या हुआ, इसको यूज करते हुए ना एक इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिशनर था, उसने पीआईएल लगा दी। उसने बोला कि भाई जो ये कैब एग्रीगेटर ब्रांड्स है ना, उबर ओला, ये ना अपने एग्रीमेंट्स में एंटर हुए हैं, और ये एंटी कम्पिटिटिव अब्यूज डोमिनेशन है। तो इस पे जो केस लॉ था ना, उसमें कमीशन ने क्या बोला कि वहां पे सेक्शन 19 में क्या लिखा था कि आप या तो ऑन मोशन पे, या फिर कोई पर्सन अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर कमीशन रेफरेंस डालता है, ठीक है, इसमें आप एक्शन ले सकते हो। बट यहाँ पे एनसीएलटी ने बोला कि इस एनी पर्सन को ना हम इंटरप्रेटेड डिफरेंट तरीके से करेंगे। एनी पर्सन डजंट मीन एनी पर्सन, इसका मतलब वो होगा ऐसा बंदा जो उन एंटी कम्पिटिटिव अग्रीमेंट या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन या कॉम्बिनेशन उनकी वजह से अगर उसके लीगल राइट्स पे कुछ इंपैक्ट आया है, या फिर उसको कुछ उसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ उसकी वजह से, वैसा बंदा ही अप्लाई कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कोई भी अप्लाई कर रहा है ना। तो इसके लिए बोला था कि हमें, क्योंकि अगर हम इसको वाइडर मीनिंग देंगे ना, एनी पर्सन की बात करेंगे, तो गलत यूज करने लगते हैं लोग। अगर हमने बोला, अब ये क्या करते हैं, ये बड़ी कंपनीज पे केस करके और उनसे पैसा हेंटने की कोशिश भी कर सकते हैं, हालांकि इनको कुछ प्रिजुडाइज नहीं हो रहा ना। कंपटीशन एक्ट का पर्पस क्या था कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा था वो नहीं होने देना अपन ने। ठीक है, तो इसने बोला कि अगर ऐसा कोई बंदा जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, उनको एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं सीसीआई को इंक्वायरी के लिए। बट अगर उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, तो भी वो अप्लाई कर रहे हैं फालतू में, है ना। तो एक तो वो कोर्ट का टाइम वेस्ट करना, दूसरा ये क्या है, मतलब ऑब्लिक मोटिव होते हैं उनके कि पैसा हेट लेंगे इन कंपनीज के अगेंस्ट जाके, और उनको बोलेंगे कि हम तुम्हारे से इधर पेनल्टी वेनल्टी लगा दें, हम केस वापस ले लेंगे, आप पैसा दे दो। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन करा। कि रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि एनी पर्सन डजंट मीन एनी पर्सन, एनी पर्सन मींस ओनली द पर्सन हुज लीगल राइट्स हैव बीन इन्वेडेड बाय दिस एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और कॉम्बिनेशन। ओके, सो वहां पे कोई ना कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको कुछ इंपैक्ट हुआ है। तो इस केस लॉ का समरी क्या था, केस लॉ का समरी इसमें बोलता है कि देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी पर्सन हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड, उसको बोलना चाहते हैं कि पर्सन हु हैज एक्चुअली सफर्ड इन्वेजन ऑफ हिज लीगल राइट्स, और एनी कंज्यूमर या फिर बेनिफिशियरी। ठीक है, या तो अपने उसकी सर्विसेज ली हो, उससे आप कुछ इंपैक्ट आया हो, बेनिफिशियरी हो। दिस इज डन, क्यों करा गया ये सब, ठीक है, ड्यू टू प्रिवेंट पीपल विद ऑब्लिक मोटिव्स एंड अनस्क्रपलस पीपल टू टारगेट एनी एंटरप्राइज। वो किसी भी एंटरप्राइज पे केस कर देते हैं, बाद में उनको परेशान, तो दैट शुड नॉट बी द केस, उसकी वजह से ये चीज करी गई। Okay, so now move on to the next case and last case of the Competition Act.
Okay, so what was the case? It was the Monsanto Holding Private Limited others versus CCI. इसमें देखो मेन जो है ना पेटेंट के रिलेटेड है, ये 4 पेज का केस लो दे रखा है, पर इसमें एक बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, मैं आपको उसका समरी बता दूंगा, आप उससे क्लियर हो जाओगे। ये 4 पेज का पढ़ोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ। हमने सेक्शन 3 पढ़ा था, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट, और उसके हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे। एक एक्सेप्शन होता था कि एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट कार्टल, और दूसरा होता था कि ऐसे एग्रीमेंट जिसका पर्पज सिर्फ प्रोटेक्ट करना है जो कि ट्रेडमार्क और पेटेंट ने राइट्स दिए हुए हैं। हमने ये बोला था कि अगर आप कोई एग्रीमेंट ऐसा करो जिससे कि आप अपने पेटेंट और ट्रेडमार्क के जो राइट्स मिले हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो वो एग्रीमेंट एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये वाला एक्सेप्शन है, वहां पे कोर्ट ने बोला कि ये एक्सेप्शन है कि आप पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो बुरा नहीं है। बट वो बोलना चाहते हैं कि अगर पेटेंट और ट्रेडमार्क की वजह से हमने आपको अगर कोई एक्सेप्शन दिया है तो आपको उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ पेटेंट और ट्रेडमार्क के नाम पे कुछ भी कंडीशन मत डालो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि हमें तो ट्रेडमार्क एक्ट और पेटेंट एक्ट ने राइट्स दिए हैं, बट उन्होंने भी कुछ एक सर्टेन लेवल तक राइट दिए हैं। आप उसके नाम पे कुछ भी अनरिजनेबल कंडीशंस नहीं डाल सकते। ठीक है, रिजनेबल कंडीशंस हो सकती हैं ड्यू टू प्रोटेक्टिंग योर राइट इन द पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एक्ट, बट दैट शुड नॉट इंक्लूड रिजनेबल कंडीशन, अनरिजनेबल कंडीशन। तो क्या बोलता है, एक्सक्लूजनरी प्रोविजंस जो देखे ना एक्सेप्शन वाले, टू रिस्टेन इन्फ्रिंजमेंट of patent or trademark act cannot be read to mean a right to include unreasonable condition that far exceeded those that are necessary for the aforesaid purpose। मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो होनी चाहिए, बट अननेसेसरी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो कि कोई मतलब ही नहीं है ना, हम प्रोटेक्ट के लिए नहीं है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि अगर सीसीआई इसके रिलेटेड कोई ऑर्डर दे रही है, उन्होंने क्या करा, सीसीआई ने ऑर्डर दिया था कि यार आप ये गलत कर रहे हो, आप पेटेंट और ट्रेडमार्क के नाम पे ये सब गलत कर रहे हो, और वो चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीसीआई की जुरिस्डिक्शन है वहां पे, भले ही वो एक्सेप्शन दिया हुआ है, वो एक्सेप्शन इसलिए दिया कि आप रिजनेबल कंडीशन लगाओ, बट अब अगर आप अनरिजनेबल कंडीशन लगाओगे ना तो सीसीआई को एक्शन लेना पड़ेगा। और सीसीआई एक एडमिनिस्ट्रेटिव अगर ऑर्डर पास करती है तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल ये आर्बिट्रेरी और अनरिजनेबल है। तो अनरिजनेबल तो कहीं था ही नहीं, क्योंकि सामने वाला अनरिजनेबल कंडीशन लगाएगा तो सीसीआई को तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, सीसीआई हैज इट्स पावर्स। ठीक है, वो इसको एक्सरसाइज कर सकती है। ठीक है, और अगर उन्होंने कुछ बोला है कि आप अनरिजनेबल कंडीशन लगा रहे हैं तो वो गलत है। आप पेटेंट और ट्रेडमार्क एक्ट का प्रोटेक्शन ले सकते हो, बट ड्यू टू रिजनेबल कंडीशन, नॉट अनरिजनेबल कंडीशन आप कुछ भी मत लगाओ। ठीक है, तो ये था केस लॉस। तो हम समरी देख लेते हैं। लास्ट केस लॉ था हमारा। इस केस लॉ का समरी अगर हम पढ़ेंगे, देखो कंपटीशन एक्ट डज नॉट रिड्यूस वेट ऑफ पेटेंट एक्ट। सबसे पहले कंपटीशन एक्ट पेटेंट एक्ट का वेट रिड्यूस नहीं करता। पेटेंट एक्ट ने जो प्रोटेक्शन दिया है वो प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हमने उस एक्सेप्शन में पढ़ा है उस चीज को। दूसरा, एक्सक्लूजनरी प्रोविजन। तो बोलता है एक्सक्लूजन जो एक्सेप्शन दिया ना पेटेंट का, उसको ये नहीं मानना चाहिए कि इसने राइट दे दिया आपको कुछ भी आप अनरिजनेबल कंडीशन लगाओगे। मतलब पेटेंट के नाम पर कुछ भी अनरिजनेबल कंडीशन लगाना गलत है। देन हेयर कंपटीशन एक्ट हैज जुरिस्डिक्शन इस सच केस कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। हमने बोला कि सीसीआई ने अगर एडमिनिस्ट्रेटिव को ऑर्डर पास किया है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कि वो अनरीजनेबल और आर्बिट्री नहीं हो। तो वैसा कुछ केस नहीं था। ये थे केस लॉज अपने कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड। अभी हम फर्दर फ्यूचर में और भी वीडियोस लाने वाले हैं दूसरे एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, स्टे इन टच। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी होता है या कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।